दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूँगा कि क्या बातचीत की टेबल पर ईरान से मात खा गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उससे पहले चर्चा करूँगा फिलहाल राजनीतिक दलों में जो आ रही है आंधी, क्या इसमें उड़ जाएंगे राहुल गांधी। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार, खास तौर से जब से पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ है, लगातार बगावत की खबरों को पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल उम्मीदों के विपरीत चुनाव परिणाम आते ही पश्चिम बंगाल टीएमसी में बगावत हुई। विधायक दल टूटा, संसदीय दल टूटा, लोकसभा राज्यसभा के दल के सदस्य अलग हुए, और तो और अब वहाँ पर जो राज्य के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, वो भी बगावत पर उतारे। बात बस टीएमसी पर नहीं रुकी, टीएमसी से आगे आ गई और शिवसेना तक आ गई। शिवसेना के लोकसभा में उद्धव गुट के 9 सांसद, 9 में से 6 अलग हो गए और वो एक नाथ शिंदे के गुट वाली पार्टी में शामिल हो गए। यानी कि 9 में से 3 बचे बस उद्धव ठाकरे के पास, और उन 3 में से भी एक अभी डाउटफुल है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब शिवसेना में कोई गुट नहीं बचा है कि उद्धव गुट और एक नाथ शिंदे गुट। अब एक ही शिवसेना बची है और उस शिवसेना के लीडर है एक नाथ शिंदे। अब बात यहाँ भी नहीं रुक रही कि बस शिवसेना तक बात रुक रही है। स्थिति यह है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में भी खबर यह है कि या तो वो एनडीए में चले जाएंगे या उनकी पार्टी का एनडीए में, भाजपा में या किसी पार्टी में विलय हो जाएगा। लेकिन आज एक समाचार एजेंसी ने और भी चौंकाने वाली खबर दी। पिछले 2-3 दिन से तो उत्तर प्रदेश के सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के 37 में से करीब 27 से 29 एमपी भाजपा के संपर्क में है और वो कभी भी समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन आज एक समाचार एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है कि आने वाले समय में सपा सहित कुछ और राजनीतिक दलों में बगावत की एक बहुत बड़ी आंधी आएगी। अब ऐसे में यही प्रश्न उठ रहा है कि फिलहाल जो आ रही है बगावतों की आंधी, क्या इसमें उड़ जाएंगे राहुल गांधी। खैर, अब आपको लेकर चलता हूँ अमेरिका और ईरान के उस समझौते पर जिस पर पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि अंततः बातचीत के टेबल पर ईरान जीत गया, क्योंकि जो उसके 14 में से कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं उनके आधार पर उनका कहना यह है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को पराजित कर दिया। उधर ट्रंप के अपने देश में उनके अपनी पार्टी के लोग भी कुछ प्रश्न उठा रहे हैं और उनका कहना है कि ट्रंप अमेरिका की सेनाओं ने जितना जीता था उस सबको बातचीत की टेबल पर गवा बैठे। चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में गवा बैठे। इधर कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका और ईरान तो एक हो गए, उन्होंने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन इस समझौते में इजराइल जो है वो लूजर है। हालांकि खास बात यह है कि ईरान ने साफ कहा है यह समझौता ईरान और अमेरिका के बीच में है। इजराइल इस समझौते से बिल्कुल भी बंधा हुआ नहीं है। इजराइल की अपनी विदेश नीति स्वतंत्र है और वो अपनी विदेश नीति के हिसाब से, अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से जो भी निर्णय उचित होगा वो करेगा। अब जो लोग आलोचना कर रहे हैं, चाहे वो ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं
चाहे वो ईरान को विजेता बना रहे हैं। मैं उनसे दो बातें कहूँगा। पहली बात, ये समझौता नहीं है, ये समझौते के लिए एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें 14 पॉइंट्स पर सहमति व्यक्त करी गई है। इन 14 पॉइंट्स पर हम दोनों को आपस में बातचीत करनी है, कुछ कमिटमेंट्स भी हैं, लेकिन ये कमिटमेंट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि समझौता वार्ता के अंदर और समझौता वार्ताओं के बाद दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या रुख रहता है। दूसरी बात, MOU जब पर साइन हुआ है उस पर संबद्ध पक्षों के क्या रिएक्शंस आए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर जब कोई MOU पर साइन होता है या कोई समझौता वार्ता साइन होती है तो सौहार्दपूर्ण माहौल में होती है, एक विश्वास के माहौल में होती है, और ये बात कही जाती है कि हम लड़ाई के रास्ते से अलग हट गए, हमने शांति और विकास के रास्ते को चुना है। क्या यहाँ पर किसी को ऐसी आवाज़ सुनाई दी? कम से कम मुझे ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैं सारे पक्षों की प्रतिक्रियाओं को जानने के बाद आपसे ये बात कह रहा हूँ। सबसे पहले अमेरिका की ओर से, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance, जो फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं अमेरिका के, और जिन्होंने इस MOU पर डिजिटल साइन किए, उन्होंने क्या कहा इस MOU के बारे में? उन्होंने इस MOU को कोई अहमियत नहीं दी। उनके शब्द हैं कि ये MOU 1.5 पन्नों का एक सामान्य दस्तावेज है। मतलब अमेरिका इसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। उन्होंने कहा ये MOU बस बातचीत का द्वार शुरू कर रहा है, और MOU पर दस्तखत होते ही 60 दिन का समय शुरू हो गया। इन 60 दिन के अंदर बातचीत पूरी होगी। यदि बातचीत सही दिशा में बढ़ती है तो समय आगे बढ़ सकता है। यानी कि MOU पर दस्तखत तो हो गए, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस MOU को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण मानकर नहीं चल रहे, और वो ये कह रहे हैं एक सामान्य दस्तावेज है। अमेरिका के राष्ट्रपति की टिप्पणी भी जाननी जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हालांकि शांति का समझौता है, ये शांति का रास्ता चुना गया है, लेकिन ईरान कान खोल कर सुन ले। यदि उसने सहयोग नहीं करा, यदि उसने अमेरिका की बातें नहीं मानी, तो फिर से बम बरसाऊंगा, और इतने बम बरसाऊंगा जिसकी उम्मीद ईरान ने नहीं करी होगी। तो क्या ये शब्द सद्भावना का माहौल पैदा करते हैं? ये धमकियां हैं। अब ईरान की भी आ जाइए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की ओर से एक बयान आया, लिखित बयान आया। ये हालांकि मैं इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से सहमत नहीं हूं, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन मुझे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बताया है कि हम अमेरिका से अपनी शर्तें मनवा लेंगे, और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही अमेरिका करने को मजबूर होगा। इस शर्त पर मैंने इस MOU पर आगे बढ़ने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दिया। यानी कि ईरान का सुप्रीम लीडर भी कह रहा है, JD Vance ने सिर्फ यही कहा कि सामान्य दस्तावेज है, लेकिन मुस्तफा खामनेई ने कह दिया कि मैं इसको मानता ही नहीं, और वो कह रहे हैं कि मुझसे मसूद पेजेश्कियान ने क्या है, इससे कुछ नहीं होता, हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे अमेरिका से, तो इसलिए मैंने सहमति दे दी। तो अब बताओ इसमें कहाँ से समझौता, किसी को समझौता दिख रहा है?
क्या इन शब्दों में किसी को दोस्ती दिख रही है? क्या इन शब्दों में किसी को सौहार्दपूर्ण माहौल दिख रहा है? ये दोस्ती की ये रहा है, शांति का रास्ता है, या दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम शांति के रास्ते पर हैं? और इस एमओयू पर दस्तखत होने के बाद इजराइल ने साफ कर दिया कि ये एमओयू ईरान और अमेरिका के बीच में है, इसका इजराइल से कोई संबंध नहीं। एमओयू पर दस्तखत होने के बाद, डिजिटल साइन होने के बाद, जेनेवा में शुक्रवार को कल एक प्रोग्राम होना था। उस कार्यक्रम में मसूद पेजेश्कियान और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों को उपस्थित होना था। एमओयू में इस बात पर सहमति व्यक्त करी गई, हिजबुल्ला इजराइल पर हमला नहीं करेगा और ईरान उसके जवाब में हिजबुल्ला पर हमला करने के लिए लेबनान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन एमओयू पर दस्तखत होने के कुछ ही घंटों के बाद हिजबुल्ला ने इजराइल की नागरिक आबादी पर हमला कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान के प्रॉक्सी गुट हिजबुल्ला इस एमओयू को नहीं मानते और यह प्रॉक्सी गुट ईरान की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान की नीयत में खोट है। वो एक तरफ एमओयू पर दस्तखत कर रहा है और दूसरी ओर अपने प्रॉक्सी हिजबुल्ला से कह रहा है कि तुम इजराइल पर हमला कर दो। उधर इस हमले के होते ही इजराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्ला के दफ्तर पर एक जोरदार प्रहार कर दिया। फिलहाल काफ़ी आतंकवादी उसमें जो उस समय दफ्तर में मौजूद थे हिजबुल्ला को मारे गए। फिलहाल ऑफिशियली हिजबुल्ला ने कहा है कि हमारे 19 लोग उस समय मौजूद थे और 19 लोग मारे गए। 19 उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से 19 से ज़्यादा होंगे। जैसे ही इजराइल ने हमला करा, तत्काल ये खबर आ गई कि जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस होनी थी और जिसमें मसूद पेजेश्कियान और ट्रंप को उपस्थित होना था, वो कैंसिल कर दी गई, क्योंकि ईरान ने कहा है कि भाई ईरान ने हिजबुल्ला पे हमला कर दिया, इसलिए हम नहीं जा रहे जेनेवा। उधर जेडी वैंस ने भी कह दिया कि एमओयू पर दस्तखत होने के बाद हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, इसलिए जवाब में उसने हमला कर दिया, इसलिए हम भी नहीं जा रहे जेनेवा। और शुक्रवार की शाम होते होते जिस स्विट्जरलैंड के अधिकारी सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी कि भाई एमओयू पर साइन होने के बाद चूँकि हिजबुल्ला और इजराइल ने दोनों ने हमले करे हैं एक दूसरे के ऊपर, लिहाजा दोनों पक्ष जेनेवा नहीं आ रहे, इसलिए कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। मतलब जिस एमओयू पर सहमति व्यक्त करी गई, 24 घंटे भी उस एमओयू का सम्मान किसी भी पक्ष ने नहीं करा। तो ये है एमओयू की सहमति और ये है एमओयू का स्तर। फिलहाल अब आज सुबह ये खबर आई है कि अब वो कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगी, वो कार्यक्रम जिसमें एक दूसरे को बधाइयाँ दी जानी थी वो नहीं होगी, क्योंकि दोनों नाराज हो गए। लेकिन जेडी वैंस ने चेतावनी दे दी है ईरान को कि एमओयू पर दस्तखत होते ही 60 दिन का समय शुरू हो गया है और अब बातचीत में देरी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और यदि ईरान बातचीत को टालता रहा और उसने एमओयू पर दस्तखत एमओयू के सम्मान के हिसाब से 60 दिन में बातचीत पूरी नहीं करी, तो ईरान बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार होगा। और अमेरिका ने यह भी कह दिया कि हमारे वार्ताकार जिनेवा पहुंचने वाले हैं और ईरान तत्काल अपने पहुंचे, क्योंकि अब हर रोज एक दिन घटेगा 60 दिन में से।
फिलहाल अभी लेटेस्ट खबर यह है कि ईरान इस धमकी के बाद अपना डेलीगेशन भेज रहा है जिनेवा में। उसमें ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ जा रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची जा रहे हैं। तो फिलहाल ये तो मैंने आपको बताया कि MOU का कितना सम्मान है। तो क्या इस MOU के आधार पर हमें ये कह देना उचित होगा कि ट्रंप पराजित हो गए ईरान से? क्या इस MOU के आधार पर हमें ये कह देना उचित होगा कि ईरान जीत गया, ईरान ने हरा दिया अमेरिका को? क्या इस MOU के आधार पर हमारा ये कहना उचित होगा कि इजराइल इस पूरे गेम का लूजर रहा? तो इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा, इस MOU के आधार पर कोई ऐसी राय मत बनाइए कि ईरान जीत गया या अमेरिका हार गया, ट्रंप जीत गए या इजराइल हार गया। ये MOU है। असली बात तब पता लगेगी जब फाइनल डील होगी। इस MOU में जो 14 पॉइंट्स हैं, मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स का आपके साथ जिक्र जरूर करूंगा और उस पर जो लेटेस्ट पोजीशन आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल पहला समझौता ये हुआ है जो 14 पॉइंट्स में कहा गया है कि दोनों देश अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं ये जानता हूँ ईरान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका के आंतरिक मामलों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर सके। ज़्यादा वो ये कर सकता है कि आपने IRGC के आतंकवादियों से अमेरिका में एक पार्टी या दूसरी पार्टी के किसी नेता की हत्या करा दिया। आपको याद होगा 2024 के चुनाव में भी IRGC के कमांडो ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या का 2 बार प्रयास किया था अमेरिका के अंदर ही। तो इसलिए ईरान और ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका ईरान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। ईरान तो दुश्मन है। अमेरिका अपने मित्र देशों के मामलों में भी आंतरिक स्तर पर हस्तक्षेप करता है। भारत से फिलहाल मित्रता है, दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका हस्तक्षेप करता है। भले ही मोदी और ट्रंप में कितनी भी दोस्ती हो, लेकिन मोदी के दुश्मनों को प्रमोट करने से अमेरिका चूकता नहीं। अमेरिका का सोरोस NGO के बारे में कौन नहीं जानता, जो भारत में मोदी विरोधी ताकतों को फंडिंग करते, देश विरोधी ताकतों को फंडिंग करते। कई पुरस्कार उन्होंने ऐसे बना रखे हैं जैसे मैक्सेसे पुरस्कार और कुछ पुरस्कार, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि यदि आप भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, यदि आप भारत के खंडित करने का सपना देखते हैं और यदि आप भारत को अराजकता में धकेलना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको ये मैक्सेसे पुरस्कार या कुछ और ऐसे पुरस्कार मिल जाए। तो लिहाजा अमेरिका जब दोस्तों के हस्तक्षेप करता है तो ईरान में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैं कम से कम इस बात को नहीं मानता। एक और पॉइंट पर समझौता हुआ है कि नाकेबंदी, हॉर्मुज़ की नाकेबंदी खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार की रात होते होते अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका पर अपनी नाकेबंदी हटा लिया और ईरान के पोर्ट्स की ओर जो जहाज जा रहे हैं वो हम जाने दे रहे हैं। लेकिन शाम होते होते ही ईरान ने कहा इजराइल ने हमला कर दिया है लेबनान पर, इसलिए मैंने हॉर्मुज़ का स्ट्रेट जो सुबह खोला था उसको फिर बंद कर दिया। और फिलहाल अब आज सुबह यह खबर आई है कि मसूद पेज़ेश्कियान ने हस्तक्षेप किया है और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने दोबारा से हॉर्मुज़ खोल दिया, मतलब शाम को बंद कर दिया, सुबह को खोल दिया। मतलब कहीं MOU का में कहा गया कि खोल देंगे, लेकिन उसके बाद अभी 24 घंटे में नहीं हुए कि उसमें एक बार बंद कर दिया गया, एक बार खोल दिया गया। और अब जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी फाइनली पता नहीं
कि वो हॉर्मुज खुला है या हॉर्मुज बंद है। फिलहाल इसमें एक और बात कही गई है कि नाकेबंदी खत्म कर दी जाएगी। हाँ, अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि वो नाकेबंदी जो है अपनी ओर से खत्म कर रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट पर लोग अमेरिका की बहुत आलोचना कर रहे हैं और इसलिए मैं इस पॉइंट पर बात कर रहा हूं। अमेरिका ने कहा है कि वो 300 अरब डॉलर यानी कि 224 अरब पाउंड का एक फंड अमेरिका ईरान को देगा और ये पैसा ईरान के विकास में खर्च किया जाएगा। अब लोग उछल रहे हैं कि इसका मतलब ट्रंप तो हार गए, वो 300 अरब डॉलर ईरान को दे रहा है, ईरान की तो बल्ले बल्ले हो गई। और ये बात सच है कि यदि 300 अरब डॉलर मसूद पेजेश्कियान और मुस्तफा खामनेई की जेब में आ गए तो वो तो हजारों आतंकवादी फिर पैदा कर देंगे, जो इजराइल में भी हमला करेंगे, सऊदी अरब में भी हमले करेंगे, यूएई में भी हमले करेंगे और भारत पे भी हमला कर सकते हैं। लेकिन इस पर मैं आपको एमओयू से अलग की क्या स्थिति है वो बताऊंगा। पहली बात, ये 300 अरब डॉलर अमेरिका की जेब से नहीं जा रहे, ये ईरान का ही पैसा है जो अमेरिका, कतर, यूएई और जॉर्डन, ओमान सहित कई देशों के बैंकों में फ्रीज कर रखा है। तो पहली बात क्या है, अमेरिका अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं दे रहा। इसलिए जो ये 300 अरब डॉलर यानी कि 224 अरब पाउंड जो ईरान को मिलने जा रहे हैं, ये ईरान का ही पैसा है। यहां तक भी बात सही है, तो ईरान का पैसा है। लेकिन आप इससे भी बड़ी बात सुनिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान जारी करके एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी है कि ये 300 अरब डॉलर जो मूल रूप से ईरान के ही हैं, इसमें से एक पैसा भी, फिर से सुनिए आप, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जो 300 अरब डॉलर हैं इसमें से मैं एक पैसा भी ईरान को नहीं दूंगा। मतलब पैसा ईरान का है, मैं रिलीज कर रहा हूं, ईरान के विकास के लिए खर्च कर रहा हूं कि खर्च होंगे, लेकिन ईरान खर्च नहीं करेगा। खर्च कौन करेगा? उन्होंने कहा कि ईरान के लिए एक विकास का ढांचा बनाया जाएगा, एक कार्यक्रम बनाया जाएगा कि ईरान को क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ सड़क बननी है, कहाँ पुल बनना है, कहाँ डैम बनना है, कहाँ कारखाना लगना है, कहाँ बिजली घर लगना है। ये एक रूपरेखा बनेगी और यह रूपरेखा ईरान की सहमति से बनेगी, लेकिन अकेले ईरान की सहमति से नहीं बनेगी। अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और यूएई की सहमति से बनेगी। मतलब ईरान के अंदर यदि एक सड़क भी बनेगी तो वो मुस्तफा खामनेई और मसूद पेजेश्कियान की सहमति से नहीं बनेगी। उस सड़क को बनाने के लिए मसूद पेजेश्कियान को डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब के राष्ट्रपति के बादशाह और यूएई के बादशाह की सहमति लेनी पड़ेगी। और इससे भी आगे की बात सुनिए आप, जो सड़क बनेगी उसको ईरान की कोई कंपनी नहीं बनाएगी। उसको बनाने के लिए ईरान के किसी पैसे, किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को, किसी कंपनी को, सरकार को 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। अमेरिका या सऊदी अरब या यूएई की कंपनियां इस विकास के काम को पूरा करेंगी। अब बताओ आप, इसमें क्या नुकसान है? क्या ट्रंप हार गया? यदि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है, कहीं से इसमें ट्रंप आपको हारे हुए दिखाई दे रहा है? 300 अरब मिलेंगे, वो मिलेंगे जो ईरान के हैं, विकास के लिए खर्च होंगे। लेकिन विकास क्या होगा ये आप अकेले नहीं बताओगे, इसके लिए वाशिंगटन बताएगा, इसके लिए अबू धाबी बताएगी,
इसके लिए सऊदी अरब बताएगा। और जो विकास, जो सड़क बनेगी या डैम बनेगा, जो पुल बनेगा, जो बिजली घर बनेगा या स्कूल कॉलेज बनेगा, वो बनाएगा कौन? वो यूएई बनाएगा या अमेरिका बनाएगा, या यूएई और अमेरिका और सऊदी अरब इनकी सहमति से जो इनके देशों की कंपनियां बनी होंगी वो बनाएंगे। तो आप बताइए इसमें क्या बुराई है? तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक और महत्वपूर्ण वो है कि अमेरिका परमाणु हथियार, वो ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा। अब कई लोग ये बात कह रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपने वादे को निभाएगा? तो यहाँ पर आपको अगली शर्त देखनी चाहिए कि अमेरिका उसकी सारी एसेट्स जो उन्होंने फ्रीज कर रखी है उसे अनफ्रीज कर देगा। लेकिन वो अनफ्रीज कब होंगी? इस $30 अरब के अलावा बाकी संपत्ति फ्रीज है। $30 अरब से ज़्यादा संपत्तियां फ्रीज है ईरान की। तो $30 अरब तो रिलीज हो रहा है। अब वो रिलीज भी किसके लिए हो रहा है? ईरान के लिए हो रहा है, लेकिन ईरान को नहीं मिलेंगे, एक पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इस 30 अरब से अलावा जो संपत्ति अनफ्रीज होंगी वो तब अनफ्रीज होंगी जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश, जिसमें यूएई और सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, ओमान, कतर, बहरीन, ये सारे देश शामिल हैं, जब ये इस बात से बिल्कुल सहमत हो जाएंगे और विश्वास इन्हें हो जाएगा कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार या अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर या अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर जो वायदा किया है, उस वायदे को ईरान ईमानदारी से पूरा कर रहा है। इसका मतलब है कि यदि इनमें से किसी देश ने भी कहा कि ना, हमें ईरान पर शक है, तो दोस्तों, इस $30 अरब के अलावा जो संपत्ति अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने फ्रीज कर रखी है, उसमें से $1 भी अनफ्रीज नहीं होगा। तो इसलिए मैं दोस्तों पूरे 14 पॉइंट्स को नहीं खींच रहा हूँ, जिन पॉइंट्स को लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल मैं कहूँगा ट्रंप बराक ओबामा नहीं है, यह बात ध्यान रखिए। ट्रंप एक बहुत चालाक, बहुत तेज तर्रार नेता हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। इसलिए सिर्फ कुछ लोगों के झूठ परोसने के कारण या आधी अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी राय मत बनाइए। फिलहाल 60 दिन की बातचीत का इंतजार करिए, और अभी ये कहना जल्दबाजी होगा या अमेरिका पराजित हो गया, ट्रंप पराजित हो गए। सच ये है कि ईरान ने इस एमओयू में कुछ भी गेन नहीं किया है, अलावा बस इस बात के कि हॉर्मुज की नाकेबंदी हट गई है, हॉर्मुज खुल गया है और ईरान अपना तेल बेच सकता है। चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। और चलते चलते आपसे अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।